हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैराथन रिवीजन लेक्चर, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स का रिवीजन, एसपी का रिवीजन और ओसी का रिवीजन करने वाले हैं। मैं जो पीडीएफ यूज करने वाला हूँ पूरे वीडियो में, पीडीएफ आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो माइंड मैपिंग का आपका पीडीएफ जो आप सभी लोगों के पास होगा, जिसके अंदर आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कट शॉर्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंटर वाइज में बनाया गया होता है। फिर भी बहुत सारे बच्चों को पूरे के पूरे पॉइंट, अगर वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो जो समझ में नहीं आया होगा, मेरे लेक्चर्स उन्होंने नहीं देखे होंगे तो शायद समझ में नहीं आया होगा। तो मैं क्या करूंगा, वो सारे पीडीएफ में जितने भी पॉइंट है सारी चीज़ों को कवर करके आपके पूरे के पूरे सिलेबस को 3 से 4 पार्ट में कवर करके मैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस का रिविजन कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ पहले चैप्टर के साथ। पहले स्टार्ट करेंगे हम इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके अंदर पहले तो आपका ब्रांचेस है। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है माइंड मैपिंग वाले पीडीएफ के अंदर, ब्रांचेस है। ब्रांचेस में माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक है। माइक्रो वर्ड ये मैक्रो से आया था और माइक्रो वर्ड ये मिक्रो से आया है। पीडीएफ में देखोगे तो उसके अंदर उल्टा दिया हुआ है, इसको एक करेक्शन कर लेना। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, जब हम किसी छोटे चीज की स्टडी करते हैं, और मैक्रो का मतलब होता है जब हम किसी बड़े चीज की स्टडी करते हैं। इन दोनों चीजों को अलग किया था रैगनर फ्रिच ने, जिन्होंने ओस्लो यूनिवर्सिटी से 1933 में इस चीज को पहली बार अलग किया था। ओस्लो यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसका डेफिनेशन आप देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप से पूरे इकोनॉमी को देखते हो, यानी एकदम छोटे तरीके से उसकी स्टडी करते हो। एज इट वेयर टू सी हाउ मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी जो बॉडी है वो अलग अलग छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट है, जिस चीज़ की स्टडी हमें करनी जरूरी है इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझने के लिए। हम कहीं इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करते हैं, हम कहीं इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं कि वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं पूरे इकोनॉमी के चलाने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक इज अ फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। आपको एक ही डेफिनेशन पढ़ना है, प्रोफेसर एपी लर्नर का डेफिनेशन आप देख सकते हो। आगे है आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। स्कोप के अंदर पहले जो प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, या तो डिमांड एनालिसिस पे होगा या तो सप्लाई एनालिसिस पे होगा। डिमांड मतलब क्या, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा, क्यों, जब उसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। सेम उसी तरह से सप्लाई एनालिसिस की बात करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। ये क्लियर सी चीज अपने दिमाग में रखना। सेकेंड, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, रेंट है, फैक्टर का प्राइस है ये एक, वेजेस है, लेबर्स को मिलता है, इंटरेस्ट है, कैपिटल पे मिलता है, प्रॉफिट है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है। तो ये आपका फैक्टर का प्राइस है। जो जो फैक्टर लगते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, उसका प्राइस है। प्राइस क्या पे करते हो आप उस चीजों के लिए। आगे थियोरीज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक को अच्छा बनाने की बात करेंगे तो हम देखेंगे इफिशियंसी कितनी है प्रोडक्शन में, कितनी अच्छी तरह से प्रोड्यूस चीजें हो पा रही है, क्या हो रही हैं, जरूरत के हिसाब से हो रही है या नहीं। इफिशियंसी इन कंजम्पशन, मतलब जिसको जो चाहिए वो उसको मिल रहा है कि नहीं, पूरा प्रॉपरली कंजम्पशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। इकोनॉमी को पूरी तरह से देख के उसको इफिशियंटली किस तरह से काम किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। आगे स्टडी द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है स्टडी द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। पहला है उसके अंदर स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे। सेकंड है प्राइस थियरी, प्रॉपरली ये पूरी तरह से प्राइस पे ही डिपेंड होता है। थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर देखोगे आपके जो टोटल इकोनॉमिक्स है, किसी चीज को अलग करके उस पर स्टडी किया जाए तो इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। फोर्थ है बेस्ड ऑन अजम्पशन। जितने भी आप माइक्रो इकोनॉमिक में थियरीज देखोगे पूरे के पूरे कहीं ना कहीं किसी न किसी अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। फिफ्थ है स्लाइसिंग मेथड। चीजों को काट छाट के उसकी स्टडी करना, उसे बोला जाता है स्लाइसिंग मेथड, जो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल यानी
आप वन एक्स्ट्रा यूनिट को ऐड कर करके चीजों को स्टडी करते हो। सेवेंथ है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह से समझा जाए वो हमें हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एट्थ है एक उसका लिमिटेशन के जैसा है, लिमिटेड स्कोप, यानी कम चीजों को वो कवर करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक रेड्यूस सिलेबस में है, तो 2020 और 21 के लिए नहीं आने वाला है। सिक्स है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक का डेफिनेशन क्या है? ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द लार्ज एग्रीगेट, एक बड़े बड़े एग्रीगेट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज बताता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, कितने लोग हैं, कितना पैसा बच रहा है, कितना इन्वेस्ट करते हो, पूरे देश के अंदर टोटल नेशनल इनकम कितना है, यानी पूरे देश के लोग कितना कमाते हैं। जब हम इन सब लोगों के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। जो हेंसन ने डेफिनेशन दिया है, JL हेंसन ने, वो डेफिनेशन को आप कर लो बस। आगे आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया था। थियरी ऑफ जनरल लेवल एंड इन्फ्लेशन, एक नॉर्मल लेवल का प्राइस क्या है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई का प्राइस लेवल क्या है? उनके बीच में कंपेयर। देखो आप जो भी आप पॉइंट पढ़ोगे पूरे के पूरे पॉइंट काफी बड़े लेवल पे होंगे, यानी काफी वाइडर कॉन्सेप्ट को कवर करने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बड़ा हो गया। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेसिक डिफरेंशिएशन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। आई होप सभी लोगों को वो चीज याद होगा। आगे है आपका मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नीचे आप देखोगे तो थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, चीजों को आप कंज्यूम कैसे करते हो, चीजों को आप इन्वेस्ट कैसे करते हो, उनके फंक्शन के बारे में जानना। आगे इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, उसके अंदर आप एक एग्रीगेट की स्टडी करते हो, इनकम थ्योरी के बारे में जानते हो, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में जानते हो, इंटरडिपेंडेंस कैसे होते हैं, जो अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर किस तरह से होते हैं। उसमें हमने स्लाइसिंग मेथड पढ़ा था, तो यहाँ पे हम 5th पॉइंट देखते हैं तो लंपिंग मेथड है, यानी पूरी चीज को एक साथ कवर करके किस तरह से आप स्टडी करने वाले हो। 6th है आपका ग्रोथ मॉडल, अलग अलग ग्रोथ मॉडल होते हैं किसी भी देश के अंदर, उसको किस तरह से आप लेके चलते हो। 7th है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल पॉलिसी ओरिएंटेड, यहाँ पे कोई भी पॉलिसी अगर कोई भी देश बनाता है तो पूरी तरह से उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। सेकेंड चैप्टर है आपका यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर यूटिलिटी होता क्या है? किसी भी कमोडिटी की पावर जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर दे उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। हिंदी में सुनेंगे किसी भी वस्तु के अंदर वो पावर, वो चाहत, वो चीज होनी चाहिए जो आपकी किसी भी चाहत को पूरा कर दे। किसी भी वस्तु के अंदर इतनी शक्ति हो कि आपकी चाहत को वो पूरा कर दे तो उस चीज को यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे वाटर हो गया, पेन हो गया, डॉक्टर का सर्विस हो गया, लॉयर का सर्विस हो गया, हर चीज में कोई ना कोई यूटिलिटी पाया जाता है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखेंगे। पहली बात तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जिसे वुलन क्लॉथ का रिलेशन है विंटर के साथ। दूसरा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी लोगों से लोगों तक ये बदलता है। जैसे एक वॉकिंग स्टिक की जरूरत किसी बूढ़े आदमी को लगेगी, जवान या बच्चे को नहीं लगेगी। एथिकली न्यूट्रल लेता है, इसको सही गलत का फर्क नहीं पता चलता। चाकू होने दो, गन होने दो, चाकू है मम्मी भाजी काटेगी, मगर अगर कोई किसी खूनी को मिल गया तो वो उससे खून करेगा। गन है पुलिस सेफ्टी के लिए रखती है लोगों के साथ, लेकिन अगर किसी गैंगस्टर को मिल गया तो वो किसी का खून करेगा। रोप है, अब उससे हम चीजें भी मानते हैं, उससे हम गलत काम भी करते हैं। तो क्या होता है, ये सब चीजों को देखेंगे अगर तो हमें चीजें समझ में आएगी। 4th पॉइंट है इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस यानी लीकर और ड्रग्स, ये चीजें अलग अलग होती हैं। 5th पॉइंट है इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यानी आपका प्लेजर और आपका यूटिलिटी दोनों का दोनों अलग होता है। यानी मेडिसिन जो है आपके लिए जरूरी तो है, लेकिन किसी को मेडिसिन खाना पसंद नहीं होता, यानी आपको वो प्लेजर नहीं देता, मगर आपके लिए यूटिलिटी ज्यादा है। 6th पॉइंट देखेंगे इट डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। हो सकता है किसी चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो, मगर वो आपकी यूटिलिटी को पूरा नहीं कर सकता है। 7th क्या है इट कैन नॉट बी मेजर्ड। किसी की चाहत को हम कभी नाप नहीं सकते, यानी वो मेजर नहीं किया जाता। मेजर वो कार्डिनली किया जाता है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए,
पॉइंट या नंबर में वो बताया जाता है। 8 पॉइंट क्या है? इट इज मल्टीपर्पज, अलग अलग चाहतों को पूरा करने का काम यूटिलिटी करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप उससे पंखा भी चलाते हो, लाइट भी चलाते हो, फोन भी चार्ज करते हो, लैपटॉप भी चार्ज करते हो, सारी चीजें हो जाती है। 9 पॉइंट है डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, कितनी कोई चीज की जरूरत है उस चीज पे वो डिपेंड करता है। जैसे कोई हंग्री पर्सन है जिसको फूड की बहुत ज्यादा चाहत है, अब फूड की उसको चाहत ज्यादा है यानी उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा होगी। मगर अगर किसी का पेट भरा है तो उसके लिए यूटिलिटी फूड के लिए कम होगी। इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ डिमांड, इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ डिमांड, किसी भी डिमांड के लिए ये जरूरी हो जाता है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है? फॉर्म यूटिलिटी है, चीजों का शक्ल बदलने की वजह से उसके अंदर यूटिलिटी का बढ़ना, उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। सेकंड है प्लेस यूटिलिटी, यानी एक चीज जो एक जगह जिसकी ज्यादा चाहत है दूसरी जगह उसकी चाहत कम हो जाती है। जैसे कि वुलन क्लॉथ, कहाँ ज्यादा जरूरत है? हम वुलन क्लॉथ रहेगा तो हम ठंडे प्रदेश में उसका ज्यादा जरूरत होगा, गर्मी में तो उसकी जरूरत होगी नहीं। तो प्लेस की वजह से भी किसी चीज की चाहत बदलती है। थर्ड है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है? सर्विस के वजह से होता है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल सर्विस देते, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया। फोर्थ है नॉलेज यूटिलिटी, किसी चीज का नॉलेज होने की वजह से उसका यूटिलिटी हमारे लिए बढ़े तो हम उसे नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं। जैसे किसी को फोन चलाने आ जाए तब उसके लिए फोन की यूटिलिटी जाता है। जैसे हमारे ग्रैंडफादर हैं, उनको यूटिलिटी फोन की कम होगी क्योंकि उनके चलाने में भी ना आए। फिफ्थ है पोजेशन यूटिलिटी, जिसके पास जो चीज है उस चीज के लिए, लाइक पोजेशन, आपके पास किसी चीज के ऊपर पोजेशन हो, आपका ओनरशिप हो उसके ऊपर, हो सकता है जैसे मोबाइल फोन का दुकान है, बहुत सारे फोन उसने रखे हैं तो सारे फोन को यूज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो फोन को बेचता है, कोई खरीदता है तो वो उसके लिए यूजफुल हो जाता है। यानी पोजीशन चेंज होने की वजह से जब यूटिलिटी बढ़े तो उसे पोजीशन यूटिलिटी कहा जाता है। 6 पॉइंट क्या है? टाइम यूटिलिटी, टाइम के चेंज होने की वजह से, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे ब्लड बैंक हो गया, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की जरूरत पड़ी आपको और ब्लड बैंक में आप जाके ब्लड लेके आए तो उस समय उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, उस टाइम ज्यादा है, यानी वो टाइम यूटिलिटी कहा जाता है। अब यूटिलिटी के अंदर टोटल यूटिलिटी भी आता है, मार्जिनल यूटिलिटी भी आता है। जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे आप घर पे जाते हो, बहुत भूख लगी है, 7 रोटी मिली, 7 रोटी के अंदर पहला रोटी आपने खाया, थोड़ी सी आपकी यूटिलिटी मिली, सेकंड खाया और मिली, थर्ड खाया और मिली, हर रोटी के साथ रोटी के प्रति आपकी यूटिलिटी कम होते चले जाएगी। अगर हम पूरे के पूरे इस यूटिलिटी को टोटल कर लें तो उसे टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। वहीं पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात की है तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ आपके एक्स्ट्रा कितनी यूटिलिटी बढ़ी उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वर्ड देखो वहां पे, वर्ड अंडरलाइन कर लेना उसे, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूटिलिटी मिली, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो आप डायग्राम इस समय देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टेबल को रट लो आप, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 यूनिट तक आप रोटी खा रहे हो, हर एक आपके कंजम्पशन के साथ आप देखोगे लास्ट कॉलम में जो मार्जिनल यूटिलिटी लिखा है वो स्लोली कम हो रहा है। 12 से 8 होता है, आपका पेट भरते जाता है, फिर 8 से 6 होता है, आपका पेट और भर गया, 4 हो गया, आपका पेट और भर गया। जब वो 0 होता है बस आपका पेट एकदम भर चुका है। उसके बाद अगर आप जबरदस्ती खाते हो तो आपकी यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, आपको उल्टी आने लगेगा, नहीं अब मुझे ये नहीं खाना। उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हर एक यूनिट के इंक्रीज होते होते वो घटते लगातार चले जाती है। बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की। ये जो टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस समय, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए टेबल को प्लीज प्रेफर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर्स को गलत तरीके से दिया हुआ है। जैसे कि आपका जो फिर फर्स्ट यूनिट में ना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का दोनों सेम जगह पे होता है। अब डायग्राम में देखोगे तो दोनों का दोनों 10 पे है, लेकिन यहाँ पे देखो मार्जिनल पे आपको 12 यूनिट दे दिया है, यानी वो 10 का 10 ही रहेगा। 10 है, दोनों 10 का 10 होगा। फिर उसके बाद अगर 10 होगा, 10 के बाद
8 होगा, 8 के बाद 6 होगा, यानी 2-2 यूनिट में घटता है। तो आपका मिसप्रिंट है वो 12 नहीं है, वो 10 है। ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स है इसके अंदर, तो गाइस मिस्टेक्स को ठीक कर लेना, क्योंकि ठीक नहीं करोगे तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मार्जिन यूटिलिटी का कॉलम बनाना काफ़ी ईजी है। पहले 10 लिखते हो, फिर 8 लिखते हो, 6 4 2 0 -2। ये मार्जिन यूटिलिटी का कॉलम आप इस तरह से बना सकते हो। फिर क्या करना है, आपके मार्जिन यूटिलिटी में 10 के नीचे क्या था, 8 था। 10 और 8 को प्लस करोगे तो टोटल यूटिलिटी का सेकेंड कॉलम आएगा 18। 10 + 8 18 आ गया। 18 में फिर 6 को प्लस करोगे 24 आएगा। 24 में 4 प्लस करोगे 28 आएगा। 28 में 2 प्लस करोगे 30 आएगा। 30 में 0 प्लस करोगे 30 आएगा। फिर 30 में -2 डालोगे तो 28 हो जाएगा। काफ़ी ईजी है। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम को अच्छी तरह से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से देख के आपको डायग्राम बनाना है। इसके बारे में मैंने लेक्चर्स में आपको डायग्राम बना के दिखाया है। अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे आपका दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या है, धीरे धीरे आपके मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। ये प्रोफेसर गॉसन ने इस पर्टिकुलर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का चीज दिया हुआ था। बुक का नाम क्या था उनके, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, जो 1890 में उन्होंने दिया था। इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि हर बार आपके हर कमोडिटी से यूटिलिटी मिलती है, आपका जो कमोडिटी का जो यूटिलिटी वो डिमिनिश होते चली जाती है, यानी कम होते चली जाती है। इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होता है, कम होता है, आपकी चाहत कम होने चालू हो जाती है। इसका डेफिनेशन क्या दिया, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब अगर बाकी की सारी चीजें सेम रहे तो एडिशनल बेनिफिट विद द पर्सन डिराइव फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग्स। यानी अगर सारी चीजें सेम रहे तो, यानी आप मोटे नहीं होने चाहिए, चीजें बहुत पसंदीदा नहीं होनी चाहिए, चीजें बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सारी चीज सेम रहे तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी उस चीज के प्रति आपकी चाहत कम होते चले जाएगी। अजम्पशंस क्या है, सिंगल वांट। अजम्पशन क्या होता है, पहले चीज को ध्यान लो। अजम्पशन मतलब कुछ चीजें जो होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, पहला आपका रैशनैलिटी, यानी आप रैशनल होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं, एकदम हफ्सी के जैसा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एकदम रैशनल आदमी होने चाहिए। सेकंड है कार्डिनल मेजरमेंट, जो भी आपकी यूटिलिटी है उसे कार्डिनली मेजर किया जा सके, यानी कि नंबर्स में लिखा जा सके। जैसे हमने टेबल ऊपर देखा, वो टेबल नंबर्स में लिखे थे, चाहत किसी की नंबर्स में लिखी नहीं जा सकती, मगर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कार्डिनली मेजर करना जरूरी हो जाता है। चीज़ें होमोजीनिटी होनी चाहिए, सब एक जैसी दिखनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूटी, यानी एक के बाद मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज एक मिला, कल एक, परसों एक, तो आपकी यूटिलिटी का पता तो चल ही नहीं पाएगा। फिफ्थ है आपका रिजनेबिलिटी, यानी सस्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत चीज़ महंगी हो गई तो हम एक खाएं, उसके बाद खाए नहीं महंगी होने की वजह से, ऐसा भी नहीं। रीजनेबल होना चाहिए। कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, मतलब चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, कम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ है डिविजिबिलिटी, जो भी चीज़ मिले वो टूटनी चाहिए, यानी कि पूरा अक्खा ही आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, टूटनी चाहिए, यानी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। 8 पॉइंट है सिंगल वांट। सिंगल वांट यानी उस चीज़ का एक ही कोई वांट हो, ऐसा ना हो कि आप बाय कर रहे हो किसी चीज़ की कोई और काम करने के लिए और कोई और काम आप उससे कर ले रहे हो। 8 पॉइंट देखोगे तो आपको समझेगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम कितना इजी है। इसके अंदर दिया है आपको एक टेबल के अंदर फिर से सेम चीज 8 10 6 4 2 0 -2, वो सारी चीजें आपको दे के रखी हुई है। फर्स्ट से लेके 7 यूनिट तक आप चीजें जाती है। और यहाँ पे साइड में जो डायग्राम बना है, आप सभी लोगों को आई होप डायग्राम बनाने आता होगा। अभी के इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम बना के नहीं दिखा सकता, मगर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है। जब मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को डायग्राम बुक में प्रॉपरली बना के दिखाया था। आप प्लीज़ जाके इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, आप नहीं तो आई बटन पे फॉलो करके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आगे आपका 9 पॉइंट है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। एक्सेप्शन क्या है, आपकी हॉबी नहीं होनी चाहिए, आप कंजूस नहीं होनी चाहिए, आप आदत नहीं होनी चाहिए, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। पावर है, मनी है, ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन है, यानी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शन मतलब नहीं होनी चाहिए, अजम्पशन मतलब कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए। टेंथ क्या है, क्रिटिसिज्म है, क्या चीज़ खराब है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, नहीं चलता। कार्डिनल मेजरमेंट, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। सिंगल वांट हो ही नहीं सकती, हर चीज़ की एक से ज़्यादा वांट हो सकती। इनविजिबल गुड्स। 11th है
सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये आपका रेडियस में आता है। 12th आपका रिलेशनशिप बिटवीन है। तो बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 खत्म हो चुका है। लेक्चर्स बड़े ना हो जाए इसके लिए 2 चैप्टर्स को इसके अंदर कवर करूंगा। अभी के वीडियो में यहीं तक रखता हूं, अगली बार नए पार्ट के साथ आगे के चैप्टर्स कवर करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।